ये कहानी है एक इचिरो नाम के गरीब लड़के की, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो एक प्रोग्रामर है जो दिन रात जॉब करता है और थक कर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो एक दूसरी दुनिया में रिकानेट हो चुका था, जहाँ पर उसे कुछ सिस्टम और कुछ चीट स्किल मिलती हैं, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर ओवर पावर बनने के सफर पे निकल जाता है। कहानी के शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर सुजुकी को दिखाया जाता है। वो एक ऐसी कंपनी में जॉब करता था जहाँ पर गेमिंग प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं। तभी उसके पास उसका एक मोटा दोस्त आता है। वो उसे बताता है कि हमें डेडलाइन खत्म होने से पहले इस गेम को कंप्लीट करना होगा। इतना कहने के बाद उसका दोस्त यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर इचिरो को काम करते करते रात हो जाती है। जहाँ पर पूरी रात मेहनत करने के बाद इचिरो उस गेम को टेस्टिंग के लिए तैयार कर लेता है। काम खत्म होने के बाद वो यहाँ पर काफी थक जाता है, तो वो जाके ऑफिस में ही सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अजीब सी ही दुनिया में आ गया था। वो अपने चारों तरफ देखता है, पर उसको समझ में नहीं आता कि आखिर वो इस समय कहाँ पर है। पहले उसे लगता है कि वो शायद सपना देख रहा है, पर जब वो अपने फोन को चेक करता है तो उसमें कोई भी नेटवर्क नहीं होता है। जिसके बाद वो फोन में अपना चेहरा देखता है और उसकी एक फोटो लेता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अब उसकी एज काफी ज्यादा कम हो गई है। पर उसे ये सब अभी भी एक सपना लग रहा था। पर उसे एक बात अभी भी काफी अजीब लगती है, क्योंकि जिस गेम के ऊपर वो काम कर रहा था उसके कंट्रोल उसके सामने थे। तभी वो अपने कंट्रोल्स को टच करता है, जहाँ पर वो सभी अच्छे से वर्क कर रहे थे। अब ये सब देख के उसे एक बात तो समझ आ गई थी कि वो गलती से गेम की दुनिया में रिकार्नेट हो चुका है। जिस पर वो कहता है कि अगर ये गेम है तो इसमें बग और ग्लिचेस तो होंगे ही होंगे। जिसके बाद वो अपना मैप खोल के देखता है, जिससे उसे ये पता चलेगा कि वो आखिर अभी किस जगह पे है। जहाँ पर उसे पता लगता है कि वो अभी ड्रैगन वैली के अंदर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ही देर में काफी सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे, इसलिए वो अपने हथियारों को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जहाँ पर वो उनका लेवल को चेक करता है, पर उन सभी का लेवल उससे काफी ज्यादा था। इसलिए वो यहाँ पर छिपने का डिसाइड करता है, क्योंकि अभी उसका लेवल 1 है, वो सीधे सीधे उनसे नहीं बढ़ सकता। लेकिन वो यहाँ पर छिप पाता है इससे पहले लिजर्ड का लीडर उसको देख लेता है और उसके ऊपर एरो शूट करवाने लगता है। तभी इचिरो को एक एरो लग जाता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। अब वो ये तो समझ गया था अगर मैं गेम में मरा तो शायद मैं हकीकत में भी मर जाऊं, क्योंकि गेम के अंदर मुझे एक छोटी सी चोट से इतना ज्यादा दर्द हो रहा है जैसे कि वो एक असली दुनिया हो। ये सब देखने के बाद वो अपनी जान बचाकर छिपने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से उसके सारे अटैक यूज हो जाते हैं। तभी वो आसमान की तरफ देखता है, जहाँ पर एक ग्लिच के वजह से वैली के अंदर काफी सारे उल्का पिंड गिरने लगते हैं, जिस वजह से वो सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। पर वो भी वैली में था तो उसके ऊपर भी उल्का पिंड गिरने लगे थे, जहाँ पर वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और वो नोटिस करता है कि उसका लेवल अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कुछ समय बाद वहाँ पर मेटेओराइट गिरना बंद हो जाते हैं। जब वो बाहर जाके देखता है तो वहाँ पर काफी बड़े बड़े गड्ढे बन चुके थे। उसी के साथ अब उस जगह पे बारिश गिरना भी चालू हो गई थी। इतना सब होने के बाद यहाँ पर लिजर्ड का लीडर अभी भी जिंदा था, जिसके बाद वो इचिरो को अपनी स्वॉर्ड देता है ताकि युद्ध बराबरी का हो। लेकिन वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा भारी थी कि इचिरो उसको पकड़ के सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद उन मॉन्स्टरों का लीडर उसके ऊपर एक हमला करता है, जिस वजह से इचिरो को काफी चोट लग जाती है। अब चोट खाने के बाद वो ये तो समझ गया था कि वो उसके साथ सीधे सीधे फाइट तो नहीं कर सकता, जहाँ पर वो अपनी जान बचाने के लिए उसके हमले को डॉच करने की कोशिश करने लगता है। जहाँ पर इचिरो कहता है कि मैं इस गेम में इतनी आसानी से तो नहीं मर सकता। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को थ्रो करता है, पर इचिरो के एक ही हमले से वो मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। जहाँ पर वो अपने हाथों को देखता है और नोटिस करता है कि अचानक उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा ताकत आ गई थी। जिसके बाद वो एक जगह पे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मैं शायद इस दुनिया में फंस चुका हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर लॉग आउट का बटन ढूंढने लगता है ताकि वो अपने असली दुनिया में पहुंच सके। पर वो लॉग आउट का बटन ढूंढते ढूंढते थक जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो शायद इस दुनिया से अब कभी बाहर नहीं निकल सकता। तभी उसका ध्यान अपने कंधे की तरफ जाता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसकी चोट अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। जिसके बाद वो अपने स्टेटर को चेक करता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी हेल्थ फुल है, उसका लेवल 310 चला गया है। उसी के साथ उसके सारे स्टेटर मैक्स लेवल पर थे। तभी वो अपनी मेटेओर वाली स्किल को देखता है, जो फिलहाल में ऑफ थी। फिर वो उसे ऑन करता है। वो उसे सिर्फ एक बार ट्राई करके देखना चाहता था, क्योंकि आज उसने ही उसकी जान बचाई थी। वो यहाँ पर एक लोकेशन को लॉक करके वहाँ पर मेटेओर की बारिश करवा देता है, पर वो मेटेओर काफी ज्यादा बड़े थे। जब वो जमीन को टच करती हैं तो यहाँ पर काफी बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं।
जिसके बाद शाम हो जाती है जहाँ पर हमें इचिरो को बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा था कि ये मैजिक सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं इस मैजिक को हर वक्त इस्तेमाल करूँ तो मैं इस गेम का सबसे बड़ा विलन बन जाऊंगा। जिसके बाद वो उस स्किल को ऑफ कर देता है ताकि वो इस गेम का हीरो बनने के चक्कर में कहीं इस गेम का विलन न बन जाए। अब वो यहाँ पर ऐसी जगह पे था जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उसको यहाँ पर काफी प्यास लगने लगी थी। तभी वो अपनी इन्वेंटरी में चेक करता है कि उसके पास पानी है या नहीं। पर जब वो अपने इन्वेंटरी को देखता है तो यहाँ पर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक से एक बेहतरीन आइटम थे, जिस पर वो सोचता है कि मैंने शायद उस लिजार्ड को मारा है जिस पर मुझे इतने आइटम की लूट मिली है। जिसके बाद वो अपनी काम की चीज यानी कि वाटर पाउच को बाहर निकालता है और पानी पीने लगता है, जहाँ पर वो हमें बताता है कि इस बॉटल के अंदर अनलिमिटेड पानी है। तभी उसे अपने पास्ट के बारे में याद आता है, जहाँ पर वो सोचता है कि मैं अपनी दुनिया में इतना ज्यादा बेकारी था कि मुझे 24-24 घंटे काम करना पड़ता था, पर यहाँ ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर अंबानी को भी खरीद सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने स्किल पॉइंट को चेक करता है, वो भी काफी ज्यादा थे। जिसके बाद वो यहाँ पर कैंप फायर जला के यहीं पर आराम करने लगता है, क्योंकि अगले दिन शहर या विलेज के लिए उसको चलना था, इसलिए आराम तो बनता ही है। जिसके बाद अगले दिन जब वो मैप को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके काफी नजदीक एक टाउन है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये जगह तो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने आखिरी बार इतनी खूबसूरत जगह कब देखी थी। जिसके बाद वो दौड़कर वॉरियर टाउन पहुंच जाता है। वो जब अपने मैप खोल के देखता है तो वहाँ पर 100 से भी ज्यादा वॉरियर्स थे। तभी वो एक ड्रैगन को नोटिस करता है, तो उसे देखने के लिए वो भी हवा में चला जाता है, पर वो शायद भूल गया था कि वो एक परिंदा नहीं है। जिसके बाद वो सीधा ऊपर से जाके नीचे गिरता है, पर फिर भी उसको यहाँ पर बिल्कुल चोट नहीं लगती। तभी वो ड्रैगन के ऊपर एक पत्थर फेंक कर मारता है, जिस वजह से ड्रैगन के विंग्स में छेद हो जाता है। ये देख के वो ड्रैगन भी यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे इचिरो कहता है, लगता है कि मैं इस दुनिया में ओवर पावर हो गया हूँ। तभी इचिरो अपना मैप खोल के देखता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि अब वो ड्रैगन वॉरियर्स की तरफ जा रहा है। अब वो सोचता है कि वो ड्रैगन मेरे वजह से गया है, इसलिए वो उन वॉरियर्स की मदद करने के लिए वहाँ पर जाने लगता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ के सारे वॉरियर्स एक ड्रैगन के साथ लड़ने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, पर वो वॉरियर्स यहाँ पर कुछ बोल रहे थे जहाँ पर इचिरो को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। जिसके बाद इचिरो अपनी लैंग्वेज स्किल को अपग्रेड करता है। अब उसे उन सभी की भाषा समझ में आने लगी थी, जहाँ पर वो देखता है कि अब वो ड्रैगन यहाँ से डर के भागने लगा और उसके तरफ आने लगा। तभी उन वॉरियर्स का लीडर एक लड़की से कहता है, हमें इस ड्रैगन को यहाँ से भागने नहीं देना है, हम इसको यहीं खत्म कर देंगे। तभी वो लड़की उस ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करती है, जिस वजह से वो भी यहाँ पर हवा में उड़ जाती है। तभी उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं और वो लोग यहाँ पर नाकाम हो जाते हैं। तभी इचिरो बहुत ही तेजी से जाकर उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद इचिरो उस लड़की को आराम से नीचे लेकर आ रहा था, क्योंकि वो लड़की अपनी मैजिक से बहुत ही ज्यादा ऊपर उड़ चुकी थी। जब वो लड़की होश में आती है तो वो डर जाती है और वो इचिरो को जोर से पकड़ लेती है। तभी हमें इस लड़की का नाम पता चलता है, दरअसल इस लड़की का नाम ज़ेना है, जो कि एक टीनेजर नाइट है। जिसके बाद इचिरो उस लड़की को बचा के पहाड़ के ऊपर ले जाता है। जिसके बाद वो लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इतनी देर में ज़ेना को ढूंढते ढूंढते दो लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो दो लोग इचिरो से कहते हैं कि तुम उससे दूर हट जाओ, क्योंकि उन लोगों को इचिरो काफी अजीब आदमी लग रहा था। जिस पर इचिरो हंसने लगता है और उनसे कहता है कि अरे मुझसे डरो मत, मैं एक मर्चेंट हूँ। जिसे देखकर वो लोग बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई सामान ही नहीं है। जिसके बाद इचिरो अपनी झूठ बोलने की स्किल को मैक्स कर देता है। जिसके बाद वो यहाँ पर झूठ बोलता है और अपनी बातों में उलझा देता है और उन दोनों को शांत करवा देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर इचिरो उन्हीं के साथ उनकी गाड़ी में जा रहा था। जिसके बाद हमें एक टाउन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें इचिरो और जीना को दिखाया जाता है, जहाँ पर जीना उसे बार बार थैंक यू कह रही थी उसकी जान बचाने के लिए। जिसके बाद ज़ेना के दोस्त इचिरो को अपने साथ ले जाते हैं उसके नए पेपर बनाने के लिए, क्योंकि उसके पेपर्स कहीं खो गए थे। पर यहाँ पर सच्चाई तो ये है कि वो किसी को भी अपनी सच्चाई नहीं बता सकता कि वो दूसरी दुनिया से है, इसीलिए वो झूठ बोलता है कि वो एक मर्चेंट है और उसके पेपर्स कहीं खो गए हैं। जिसके बाद वो लड़की क्राफ्टमैन से कहता है कि मुझे इस लड़के के लिए नए पेपर्स बनाने हैं, जहाँ पर वो आदमी इचिरो से कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, और वो उसे एक स्टोन पे हाथ रखने के लिए कहता है। जब वो वहाँ पर हाथ रखता है तो उसके सारे इंफॉर्मेशन और स्टेटस निकल के आ जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी उसके लिए न्यू पेपर बना देता है और उसको दे देता है। जिसके बाद वो आदमी उसे एक स्टोन देता है और कहता है कि अगर तुम सिटी में कहीं भी जाओगे तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको कभी भी खोना मत। जिसके बाद वो दोनों वर्कशॉप से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है जिसका खाना बहुत ही टेस्टी है, और हाँ, अगर तुम्हें रहने के लिए कमरा चाहिए तो यहाँ पर रहने के लिए जगह भी काफी अच्छी है।
जिसके बाद इचिरो उसकी बात मान जाता है और एक होटल में रुकने का डिसाइड करता है। तभी एक लड़की आती है और उसको पकड़ लेती है और वो लड़की कहती है कि तुम इस शहर के नहीं लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। जब वो लड़की उसे पकड़ के ले जा रही थी, जहाँ पर इचिरो उसकी प्रोफाइल को देखता है, जहाँ पर वो कहता है कि ये लड़की सिर्फ 13 साल की है, पर देखकर लगता नहीं है। जिसके बाद वो लड़की उसे एक होटल में ले जाती है, जहाँ पर इचिरो 10 दिन के लिए एक रूम को रेंट पर लेता है। जिसके बाद वो यहाँ पर खाने के लिए खाना भी ऑर्डर करता है। तभी उस शॉप की ओनर उस लड़की को डांटने लगती है। दरअसल उस लड़की का नाम मार्था है। जहाँ पर वो ओनर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, तुमने अभी तक वो रूम साफ करके नहीं दिया। जिसके बाद मार्था यहाँ पर माफी मांगने लगती है और उस रूम को साफ करने के लिए चली जाती है। तभी वो ओनर उसे बताती है कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर कुछ डरपोक मर्चेंट ठहरे हुए थे, क्योंकि पास में कुछ मीटियोर्स गिरे थे, जिस वजह से वो लोग डर गए थे और यहाँ पर रूम की हालत भी काफी खराब कर दी थी। और वो लोग यहाँ पर सभी को बताने लगे थे कि ये काम किसी डीमन लॉर्ड ने किया है। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 60-70 साल पहले एक हीरो ने एक डीमन लॉर्ड को हरा दिया था, तो वो डीमन लॉर्ड वापस नहीं आ सकता। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, इतनी देर में एक और क्लाइंट आता है, जिसके बाद वो और है तो उससे बात करने में व्यस्त हो जाती है। जिसके बाद इचिरो अपना यहाँ पर खाना खाने लगता है। उसको ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। इतनी ही देर में यहाँ पर मार्था आ जाती है और वो इचिरो से कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें ये जगह बहुत अच्छी लगेगी। जिस पर इचिरो कहता है कि हाँ, पर तुम मुझे कुछ शॉप दिखा सकती हो, क्योंकि मुझे कुछ आइटम खरीदना है। जिस पर मार्था हाँ कहती है और उसे मार्केट ले जाती है। तभी हमें वहाँ पर एक डेमी ह्यूमंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक इंसान उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है और वो आदमी कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें पता है ना कि ये जगह तुम्हारी नहीं है और तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते। जिस पर इचिरो उस आदमी को समझाने लगता है कि देखो, जितना हक तुम्हारी इस दुनिया पर रहने का है उतना ही उनका भी है। जिस पर वो आदमी इचिरो के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि अगर ये तुम्हारे साथ है तो तुम इसे अपनी ही सिटी में रखो। इतना कहने के बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इचिरो उन बच्चों से बात करने लगता है और उनका सामान बांध के उन्हें वापस दे देता है, जिस पर वो बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो बच्चे एक लड़की के पास चले जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की भी एक डेमी ह्यूमंस थी। वो लोग अपना पेट पालने के लिए बाजार में कुछ सामान बेचने के लिए आए थे। इतनी ही देर में यहाँ पर मार्था आती है। वो इचिरो से कहती है कि तुम डेमी ह्यूमन से काफी अच्छे से बात कर रहे थे। जिस पर इचिरो से कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। जिस पर मार्था उसे बताती है कि कुछ समय पहले यहाँ पर काफी सारे फार्मर आए थे ताकि वो अपनी फसलों को बेचकर एक अच्छी से जिंदगी स्टार्ट कर सके, पर डेमी ह्यूमंस ने उन बेचारों को मार डाला और उनको लूट लिया। जिसके बाद बात करते करते वो लोग यहाँ पर एक शॉप पर पहुँचते हैं, जहाँ पर काफी अनोखे मास्क मिल रहे थे। तभी इचिरो वहाँ से एक मास्क और एक विग को खरीद लेता है ताकि वो काम आने पर अपनी असलियत सभी से छुपा सके। जिसके बाद वो दोनों वापस होटल लौट आते हैं, जहाँ पर इचिरो मार्था से कहता है कि खाने में जो जो भी टेस्टी हो सब कुछ ले आओ। जिसके बाद मार्था उसके लिए काफी सारे खाने की चीजें ले आती है। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, तो इचिरो यहाँ पर सब कुछ खा जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर इचिरो हमें बताता है कि आज उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया, जिस वजह से उसका आज पेट दर्द दे रहा है। फिर वो अपने कुछ दिन पहले के हादसों के बारे में सोचता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये ड्रीम है, ये तो मुझे एक नई दुनिया जैसी लग रही है। अगर वो यहाँ पर मरा तो वो शायद हकीकत में भी मर सकता है। तभी वो अचानक अपने रूम से बाहर निकल के यहाँ पर भागने लगता है और दूर जाके इस टाउन को ध्यान से देखता है, पर फिर भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पर वो कहता है अगर मैं इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता तो मुझे यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये दुनिया मेरी दुनिया से तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो मेरा इंतजार करे या फिर मेरी चिंता करे, पर यहाँ पर मैं आजाद हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्था इचिरो को सुबह से जगाती है और कहती है तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, तुमसे मिलने तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है। ये सुनने के बाद वो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ पर किसी को जानता भी नहीं। इतनी ही देर में यहाँ पर ज़ेन आ जाती है और वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है, जहाँ पर इचिरो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जहाँ पर वो बताती है कि आज मेरी छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। जिसकी बात इचिरो मान जाता है और उसके साथ घूमने के लिए चला जाता है। जेना उसका खाने का शौक देखकर उसे अलग अलग शॉप पर ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। तभी इचिरो ज़ेरा से पूछता है कि आखिर तुम अपने विंड मैजिक को इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल कैसे कर लेती हो। जिस पर ज़ेना उसे बताती है कि विंड मैजिक इतना भी आसान नहीं है, मैंने उसकी बचपन से प्रैक्टिस की है। जिसके बाद वो दोनों घूमते घूमते मिलिट्री वॉल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कोई आम इंसान तो नहीं आ सकता, लेकिन ज़ेना यहाँ पर मिलिट्री में है तो उसको किसी ने रोका नहीं। जिस पर इचिरो कहता है कि मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है जहाँ से मैं सभी नजारों को एक साथ देख सकूं। तभी जीना कहती है कि
इसे देखने के बाद हम मिलिट्री टावर की तरफ चलेंगे। उसी के साथ मैं तुम्हें चर्च भी दिखाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो दोनों चर्च पहुंचते हैं, जहां पर ज़ेना उसे डीमन लॉर्ड और हीरो की फाइट के बारे में बताती है। उसी के साथ वो उसी की पेंटिंग भी दिखाती है, जहां पर एक हीरो डीमन लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा था। उसी के साथ वो ये भी बताती है कि इस स्वॉर्ड का नाम है होली स्वॉर्ड। अगर कोई हीरो इसे चलाता है तो वो ऑटोमेटिक ब्लू कलर की हो जाती है। तभी इचिरो उससे पूछता है कि अगर कोई इंसान जो हीरो ना हो, अगर वो उस स्वॉर्ड को चलाएगा तो क्या होगा। जिस पर ज़ेना उससे कहती है कि शायद वो इंसान उस स्वॉर्ड को अपने पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल ना कर पाए। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, इतनी ही देर में उस चर्च की वहाँ पर प्रीस्टिस आ जाती है और वो उन दोनों को बताते हैं कि हर कोई होली स्वॉर्ड को नहीं चला सकता, सिर्फ वही चला सकता है जिसको स्वयं गॉड ने चुना हो। जिसके बाद वो दोनों चर्च के बाहर आ जाते हैं, वो अपने घर पे जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी इचिरो अपने हीरो टाइटल को इन्वेंटरी में ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे टाइटल हैं, जिसमें से काफी सारे टाइटल तो गॉड किलर नाम से थे। जिसे देखकर वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी तक किसी भी गॉड को नहीं मारा। जब वो इन्वेंटरी में चेक करता है तो उसको पता लगता है जब उसने मिट्योर की बारिश करवाई तो वहीं पर एक गॉड दब के मर गया था। जिस पर वो सोचता है कि अब मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगा जिससे गॉड मारे जाएं और लोग मुझे इंसानियत का दुश्मन समझने लगे। जिसके बाद वो लोग कार्ट में बैठकर मिलिट्री टावर की तरफ जाने लगते हैं। तभी ज़ेना उसे एक छोटे से टावर को दिखाती और कहती है कि आज से 2 साल पहले एक छोटे ड्रैगन ने उसे तोड़ दिया था, पर उसे टावर का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि वो एक छोटा ड्रैगन था। लेकिन आज से 40 साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आया था, जिसने बाहर की बॉल को पूरा तोड़ के रख दिया था और उसके वजह से यहाँ पर काफी तबाही भी मची थी। तभी हमें यहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ दिखाई जाती है, जहाँ पर एक आदमी उन सभी को यहाँ पर बहकाने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी सबसे कहता है कि भले ये लोग डीमन ना हो, पर ये लोग ये कोई डीमन से कम भी नहीं है। वो यहाँ पर लोगों के बीच अपनी पत्थर की शेल ज्यादा करना चाहता था और सभी से कहता है कि मेरे पत्थर खरीदो और इन सभी को मारो। वो लोग ऐसा करने ही वाले थे, इतनी देर में वहाँ पर ज़ेना आ जाती है और वो उन सभी को रोकती है, लेकिन वो लोग उसको ही उल्टा सीधा कहने लगते हैं। ये सब होते हुए इचिरो भी दूर से देख रहा था, पर वो वहाँ पर जाने से पहले उन सभी की अच्छे से चेकिंग करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कुछ बदमाश उन बेचारे डेमी ह्यूमंस को फंसाना चाहता है। तभी वो लोग उन डेमी ह्यूमंस के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, जहाँ पर ज़ेना अपने मैजिक से उन लोगों को बचा रही थी। दूसरी तरफ इचिरो लोगों के बीच में कुछ बदमाशों को देखता है, वो उन्हें हटाने की कोशिश करता है क्योंकि वही लोग ये दंगा भड़का रहे थे। जिसके बाद इचिरो उनके लीडर को पकड़ के लोगों को हवाले कर देता है और उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि ये आदमी आप सभी को भड़काने की कोशिश कर रहा था, ताकि सभी लोगों को बेवकूफ बना के वो यहाँ पर अच्छे पैसे छाप सकें। ये बातें वो लोगों को बता ही रहा था। इतनी देर में उस लीडर के अंदर एक डीमन जागने लगता है। तभी इचिरो उन बच्चों से कहता है कि तुम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। जिस पर डेमी ह्यूमंस कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं चल सकते क्योंकि हमारे मास्टर ने यहाँ से जाने के लिए मना किया है। यहाँ पर उन लोगों की बात हो पाती है, इतनी देर में वो डीमन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर एक स्पेल कास्ट कर देता है, जिस वजह से सभी लोग यहाँ पर एक ही जगह पे फ्रीज हो जाते हैं और अचानक एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। थोड़े समय बाद इचिरो को यहाँ पर होश आता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस जगह पे है और इतनी ही देर में यहाँ पर एक डीमन की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि अब तुम सभी लोग यहाँ पर मारे जाओगे। जहाँ पर इचिरो पहले अपने मन को शांत करता है और यहाँ से निकलने की तरकीब बनाने लगता है। जिसके बाद वो यहाँ पर डेमी ह्यूमंस से बात करने की कोशिश करता है और उन्हें अपना नाम बताता है। जिसके बाद वो लोग अपना नाम बताते हैं, पर उनका नाम यहाँ पर काफी अजीब साउंड कर रहा था। जिसके बाद इचिरो उनको एक नया नाम देता है। जिसके बाद वो उन लोगों को खाना देता है, पानी देता है और काफी सारे आइटम देता है। उन लोगों को इतना खुश देखकर उसे अपने रिलेटिव के बारे में याद आने लगता है, क्योंकि उसके रिलेटिव काफी अच्छे थे, उसकी हमेशा मदद करते थे। जिसके बाद वो यहाँ पर मैप को खोल लेता है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। और हाँ, उन तीनों का नाम उसने लीजा, पोची, तामा रखा था। उसने यहाँ से निकलने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। जिसके बाद वो लीजे को यहाँ पर एक स्वेट देता है। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। उसी के साथ वो सबको बताता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई मॉन्स्टर आ जाए तो तुम्हें क्या करना है। वो लोग कुछ ही दूर पहुँच पाते हैं। इतनी देर में उनका सामना एक मॉन्स्टर से होता है। तब लीजे उसे बताती है कि वो मॉन्स्टर अभी किसी को खा रहा है, तो हमारे पास मौका है और हम उस मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं। जिस पर इचिरो सोचने लगता है कि ये मुझसे बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसको पता है कि कब लोहा गर्म है, कब हथौड़ा मारना है। तभी इचिरो अपने मैजिक गन को बाहर निकालता है और उसके लेवल को मैक्स करता है
और एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट से वो एक खंजर बनाता है और तमा को दे देता है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। उसी के साथ वो उस मॉन्स्टर का कोर भी निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ से फिर से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर वो उन तीनों की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर इसी तरह से मैं सभी मॉन्स्टर को मारता रहूं, जिस वजह से इन लोगों की स्किल इंप्रूव नहीं कर पाएगी और ये लोग मेरे ऊपर निर्भर हो जाएंगे। जिसके बाद इचिरो उन सभी को कुछ न कुछ काम दे देता है ताकि उन सभी का थोड़ा अनुभव बढ़ जाए। वो लोग कुछ दूर चल पाते हैं, इतनी देर में उनके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। यहाँ पर इचिरो नहीं चाहता था कि वो अकेले उस मॉन्स्टर को हराए। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी टीम को भी शामिल करता है ताकि उन सभी का अनुभव बढ़ जाए और हाँ, डेंजर सिचुएशन को कैसे संभालना है वो भी वो लोग सीख जाएं। जहाँ पर थोड़ी देर बाद वो लोग उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। जिसके बाद उन सभी को यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर मिलते हैं जिनको हरा के वो लोग थक जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पर आराम करने का डिसाइड करते हैं और यहाँ पर खाना भी खाते हैं। खाना खाने के बाद वो लोग यहाँ पर सो जाते हैं। जहाँ पर इचिरो सोचता है कि जिस रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुझे यकीन है कि हम लोग बहुत ही जल्दी इस जगह से बाहर निकल जाएंगे। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उनका सामना एक स्लाइम से होता है। उसे एक मामूली स्लाइम समझ के इचिरो उसके ऊपर फायर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन उस स्लाइम को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी लीजा उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसे बताते हैं कि स्लाइम को सबसे आसानी से मारने का तरीका उसके कोर को डिस्ट्रॉय करना है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद जब वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उनका सामना होता है कि 40 लेवल के एक बीस्ट से। वो बीस्ट इचिरो को देखकर सीधे उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी उसे एक ट्रैप दिखता है जहाँ पर वो उस बीस्ट को वहाँ पर कैद कर देता है। जिसके बाद वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो ट्रैप में फंसे हुए थे। इचिरो ये सब देखकर अपनी टीम की मदद लेकर सभी लोगों को यहाँ पर फ्री करने लगता है और वहाँ पर एक से एक रईस आदमी थे जो उनकी जान बचाने के लिए उनको शुक्रिया अदा कहते हैं। तभी हमें एक लड़के की चिल्लाती हुई आवाज सुनाई देती है जहाँ पर वो पोची के ऊपर नाराज हो रहा था। वो काफी गुस्से में पोची से कहता है कि ला ये खंजर मुझे दे दे, लेकिन पोची अपना हथियार उसे देने से मना कर देती है। और हाँ, अब तक तो इस लड़के का चेहरा देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन है, जो कुछ समय पहले इन लोगों से काफी बदतमीजी कर रहा था। पर उसके बुरे बर्ताव के वजह से इचिरो पोची को वापस अपने पास बुला लेता है। फिर वो उस लड़के से कहता है कि अभी हम लोग काफी ज्यादा बिजी हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जिस पर वो लड़का कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, पहले मुझे तुम यहाँ से निकालो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी एक मैजिशियन जिसको इचिरो ने बचाया है वो उसको डराते हुए कहता है कि तुम जरा अपना मुंह बंद रखोगे। ये देखकर वो लड़का यहाँ पर बिल्कुल चुप हो जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पर सभी लोगों को बचा लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर और डीमंस के बीच फाइट हो रही है। उनके पीछे पीछे वो लड़का भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि जब तक मेरे पास तलवार है मैं किसी से भी नहीं डरता। इतनी ही देर में उसके सामने एक स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है जिसका सामना वो नहीं कर पा रहा था। जहाँ पर उसका आज खेल खत्म होने वाला था, इतनी देर में वहाँ पर पोची और तामा आ जाते हैं और वो उसकी जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ इचिरो की नजर जाती है ज़ेना की तरफ, जहाँ पर एक स्लाइम मॉन्स्टर ने उसको जकड़ के रखा था। जिसके बाद इचिरो उसके पास जाता है और उसकी जान बचा लेता है। ये देखकर ज़ेना यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी हमें यहाँ पर प्रीस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर इचिरो उसे बता देता है कि आखिर तुम्हें किस तरह से स्लाइम को खत्म करना है। थोड़ी देर बाद वहाँ के सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अब काफी सारे लोग हो गए थे, तो वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद इचिरो अपने मैप में देखता है कि हम लोग सही जा रहे हैं या फिर यहाँ से निकलने का दूसरा कोई रास्ता है। यहाँ से निकलने का उसे दूसरा रास्ता भी मिल जाता है, पर वो इतना भी आसान नहीं था। तभी यहाँ पर सोल्जरों को एक खजाना मिलता है, जहाँ पर वो खोलते हैं तो उसके अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है, जिसे देखकर यहाँ के सभी नाइट लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो डीमन कोई आम डीमन नहीं था, वो सभी के अंदर एक छलावा क्रिएट करता है। पर यहाँ पर कुछ लोग थे जिसके ऊपर उस डीमन का मैजिक असर नहीं किया। जिसके बाद वही रईस लड़का उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला करता है, लेकिन उस डीमन को उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक यहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है जो इचिरो के ऊपर अटैक करने लगता है, जिस वजह से इचिरो एक ट्रैप के अंदर गिर जाता है। तभी इचिरो उससे लड़ने के लिए अपनी होली स्वॉर्ड को समन कर लेता है। दरअसल ये स्वॉर्ड पहले से ही उसके इन्वेंटरी में थी, क्योंकि गलती से उसने एक गॉड को मार दिया था, जिसके रिवॉर्ड में उसे एक होली स्वॉर्ड मिलती है, जहां पर वो स्वॉर्ड के साथ एक ही झटके में उस बीस्ट को फाड़ के रख देता है। जिसके बाद इचिरो अपने मास्क और विग को पहन लेता है और उस डीमन के पास चला जाता है ताकि कोई उसको ना पहचान पाए। और वो यहाँ पर सभी नाइट से कहता है कि अब तुम लोग आराम करो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। तभी डीमन उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन और इतनी ताकतवर कैसे हो।
तभी इचिरो उसके ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है जिससे वो यहाँ पर अधमरा हो जाता है, जिसे देखकर वो डीमन डर जाता है और यहाँ पर एक स्पेल कास्ट करता है जिसमें से उस डीमन के मास्टर निकलते हैं। और तभी वो नया वाला डीमन कहने लगता है कि यकीनन तुम्हारे पास होली शॉर्ड है पर मुझे कोई आम हीरो नहीं हरा सकता। जिसके बाद वो डीमन लॉर्ड उसके ऊपर हमला करता है पर उस हमले से उसको कुछ भी नहीं होता। अब वो इसको मारने की सोच रहा था जहाँ पर वो अपनी स्किल को चेक करता है पर यहाँ पर मिटियर वाली स्किल दिखती है पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने फायर स्पेल को मैक्स आउट करता है और कहता है कि मैं अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ पर सभी लोग मर जाएं। जहाँ पर वो फायर मैजिक का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करता है जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसको देखकर वो डीमन लॉर्ड डर जाता है। उसी के साथ यहाँ पर एक लड़का भी घबराया हुआ था क्योंकि उसने आज से पहले इतना खतरनाक फायर मैजिक नहीं देखा था और वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन है। उन सब की बातें यहाँ पर इचिरो भी सुन रहा था। जिसके बाद वो अपने वेपन को चेंज करता है क्योंकि उस वेपन से वो उसको नहीं मार सकता और फिर वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है जिस वजह से वो डीमन लॉर्ड यहाँ पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर वो सभी लोग अब उस भूल भुलैया से बाहर निकल आए थे और फिर तभी वहाँ पर वही मार्केट वाला लड़का आ जाता है। वो तामापोची से माफी मांगता है अपने रूड व्यवहार के लिए। तभी ये कि हबीबी इचिरो को अपने पास बुलाता है और तामापोची को उसको सौंप देता है और कहता है कि आज से ये मेरे पास गुलाम नहीं रहेंगे, आज से ये दोनों आजाद हैं। ये सुनकर वो दोनों यहाँ पर काफी खुश हो जाती हैं। उसी के साथ वो हबीबी कहते हैं कि हमारे पास और भी काफी सारे डेमी ह्यूमंस हैं, तुम चाहो तो उनको भी आजाद करवा सकते हो। तभी अंदर से दो स्लेब बाहर निकलती हैं। एक का नाम लुलू और दूसरे का नाम आरिसा था। जहाँ पर आरिसा कहती है कि आपने हमारी जान बचाई इसलिए आज से इचिरो सामा मैं आपकी हूँ। ये सुनने के बाद इचिरो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने उसे इचिरो सामा कहा था जो एक जैपनीज वर्ड है। तभी इचिरो को एक आइडिया आता है ये चेक करने के लिए कि वो जैपनीज है या नहीं। जिसके बाद वो लुलू के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है और फिर वही बात वो आरिसा से भी कहता है जिस वजह से आरिसा एक बहुत ही बेकार चेहरा बना लेती है और कहती है कि इस दुनिया में सबसे गंदी चीज स्पाइडर है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पर इचिरो सोचता है कि मुझे पहले से ही शक था कि ये जैपनीज है, कम से कम मुझे इस अनजानी दुनिया में कोई अपने देश का तो मिला। थोड़ी देर बाद इचिरो सभी को एक जगह पे रोकता है ताकि वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा सके। तभी तामापोची अपने आप को आरिसा से इंट्रोड्यूस करवाती है जहाँ पर आरिसा उनके सिर पर हाथ रखती है और कहती है कि मैं आज से पहले कभी तुम जैसे प्यारी लड़कियों से नहीं मिली। जिसके बाद उन लोगों को यहाँ पर भूख लगने लगती है। तभी इचिरो सभी को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जिसके बाद वो लोग यहाँ पर खाना खाते हैं जो उन्हें बहुत ही पसंद आता है। लेकिन इचिरो यहाँ पर खाना नहीं खा रहा था, उसका ध्यान लुलू और आरिसा के कपड़े के ऊपर था क्योंकि उन दोनों ने स्लेब्स के कपड़े पहने थे। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और सभी से कहता है कि तुम लोग खाना खाओ, मुझे मार्केट से कुछ जरूरी सामान लाना था। जिसके बाद वो मार्केट से कुछ क्लॉथ खरीदता है। तभी रास्ते में उसे कुछ खाने की महक आती है जिसके बाद वो उसे भी पैक करवा लेता है। जब वो यहाँ से जा रहा था तभी रास्ते में उसे कुछ भूखे डेमी ह्यूमंस मिलते हैं जिसे देखकर उसे दया आ जाती है और वो उसे अपने पैकेट दे देता है। जिसके बाद वो होटल पहुंचता है जहां पर तामापोची और एरिसा उसका इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर ये कपड़े कैसे लग रहे हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर इचिरो मार्था की मॉम के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमें कुछ और रूम चाहिए। जिस पर वो कहती हैं कि मैं तुम्हें रूम तो दे दूंगी पर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो डेमी ह्यूमन से बहुत नफरत करते हैं। जिसे देखकर यहाँ पर तामापोची डर जाते हैं। तभी आरिसा इचिरो का हाथ पकड़ के कहती है कि आप बहुत ही अच्छे हो मास्टर। तभी हमें एरिसा की पावर दिखाई जाती है जहां पर वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। वो यहाँ के सभी लोगों को कंट्रोल करके उनके बीच से डेमी ह्यूमंस का डर हटा देती है। जिसके बाद लोग यहाँ पर नॉर्मल हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। जिसके बाद इचिरो से थैंक यू कहता है और सभी को उनके कमरे में छोड़ देता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्था और ज़ैना उसे सुबह सुबह से जगाने के लिए आए थे। तभी इचिरो जागता है और कहता है कि शोर मत मचाओ, मैं जाग गया हूँ। पर वो दोनों अचानक यहाँ पर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है क्योंकि उनने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे ज़ैना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसने लुलू को देख लिया था उसके कमरे के अंदर, वो भी उसके साथ ही सो रही थी। ये सब देखकर ज़ैना यहाँ से नाराज होके चली जाती है। तभी इचिरो अपने कपड़े पहनकर खिड़की से नीचे कूद जाता है और ज़ैना को समझाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि देखो तुम्हें गलत फहमी हुई है, जैसा तुम्हें लगता है वैसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो सारी की सारी बातें उसे बता देता है।
ये सुनने के बाद ज़ेना कहती है कि तो फिर ये बात है, जिसके बाद इचिरो उसकी तारीफें करने लगता है। ये सुनकर ज़ेना यहाँ पर खुश हो जाती है। तभी हमें अरीसा को दिखाया जाता है जो उन दोनों की बातों को सुनकर यहाँ पर मुस्कुरा रही थी। तभी इचिरो उसके सिर पर उंगली मारता है और कहता है कि सभी को बुला लाओ। जिसके बाद अरीसा उन सभी को बुलाने के लिए यहाँ पर दौड़ कर चली जाती है, जिसे देख कर इचिरो को लगता है कि रात को उसने मुझसे कुछ कहा था कि जब वो इस दुनिया में आई थी, जब उसने अपने पुराने यादों के साथ लोगों की मदद करने का सोचा था, लेकिन पहले सब कुछ ठीक था और फिर धीरे धीरे लोगों के बीच बंटवारा होना चालू हो गया और इसी का फायदा एक दुश्मन ने उठाया और राजा को मार डाला, जिससे उस देश के ऊपर डीमन अटैक करने लगे और उस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई। जब वो देश तबाह हो रहा था, जिसके बाद वो लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गए और अपने लिए रहने के लिए एक नई जगह ढूंढने लगे। पर वो लोग बहुत ही भूखे थे। जिसके बाद वो एक स्लेब से मिले, जहाँ पर स्लेब्स ने उन्हें खाना पीना दिया, पर बदले में उन्हें अपना गुलाम बना लिया। जिसके बाद अरीसा यहाँ पर सभी लोगों को बुला लाती है, पर यहाँ पर लुलू नहीं आई थी क्योंकि उसकी तबीयत आज खराब थी। जिसके बाद इचिरो अरीसा को बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि हमारे ग्रुप को जिस भी चीज की जरूरत हो वो तुम खरीद के लाओगी, आज से ये तुम्हारा काम है। तभी अरीसा उसके कान में कहती है कि ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, इसलिए मैं इन पैसों को सेफ रखने के लिए इसके ऊपर मैजिक करने वाली हूँ। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर ज़ेना इचिरो से कहती है कि सच में ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। फिर इचिरो कहता है कि मैं आज एक नई जगह ढूंढने वाला हूं ताकि ये सभी लोग एक अच्छी सुरक्षित जगह पर रह सकें। जिस पर ज़ेना कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसके बाद वो दोनों ऑड जॉब्स के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक नाड़ी नाम की लेडी से होती है, जहां पर इचिरो उससे कहता है कि हमें रहने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए। जिसके बाद वो लेडी उसे काफी सारी जगह दिखाती है। अगर आपको डेमी ह्यूमस के साथ रहना है तो वेस्ट टाउन आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगा। जिसके बाद वो लेडी उसे एक घर बताती है जो काफी सस्ते दामों में मिल रहा था, पर इचिरो को वो प्रॉपर्टी ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई और फिर वो उस लेडी को दूसरी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो लेडी एक मार्केट प्लेस में उसे घर बताती है, पर उसे ये भीड़ भाड़ वाली जगह ज्यादा कुछ पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो लेडी उसे एक और घर दिखाती है जो बाहर से देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर जब वो अपने मैप में चेक करता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि घर के नीचे क्राइम गिल्ड की छिपने की जगह है, तभी इचिरो उस लेडी से कहता है कि इस घर की हालत देख के हमें लग रहा है कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते, इसलिए तुम हमें कुछ और जगह दिखाओ। पर उस लेडी के पास अब कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पर डेमी ह्यूमंस अच्छे से रह सके, और वो कहती है कि अभी तो मेरे पास कोई और जगह नहीं है, अगर मिलेगी तो मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म कर दूंगी। जिसके बाद वो दोनों मार्केट में आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात तामा और पोची से होती है और वहीं पर एरिसा होती है। वो इचिरो से कहती है कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, जिस पर इचिरो उससे कहता है कि तुम्हारे ऊपर ये कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है और तुम अब पहले से काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। जिसके बाद इचिरो और ज़ेना एक एक्सेसरीज शॉप पर आ जाते हैं, जहां पर इचिरो उसे एक एयरिंग गिफ्ट करता है, जिस पर ज़ेना उसे पहन लेती है और उससे कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। जिस पर इचिरो कहता है कि सच में तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। वो लोग यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं, इतनी ही देर में यहाँ पर तामा, पोची और एरिसा आ जाते हैं, जिसे देखकर ज़ेना उस गिफ्ट को वहीं पर रख देती है। जिसके बाद हमें एक ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली थी, जिसे देख कर इचिरो कहता है कि मुझे ये ड्रामा और लव स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, जहां पर इस स्टोरी में सभी लोग मारे जाएंगे और हमारा मेन कैरेक्टर उसे क्लिप से फेंक दिया जाएगा। जिसके बाद वो एक अनडेड मॉन्स्टर बन जाता है और जिन लोगों ने उसको मारा था उन सभी से वो अपना बदला लेता है, पर उसका बदला पूरा हो पाता इससे पहले एक होली नाइट उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद वो शो यहाँ पर एंड होता है, जिसको देखकर ज़ेना यहाँ पर रोने लगती है। जिसके बाद सीन कट होता है। तभी इचिरो और ज़ेना कहीं पर जा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात ज़ेना के दोस्तों से होती है जिनकी हालत काफी खराब होती है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि हम काफी सारे एंट से लड़े थे जिस वजह से हमारी हालत ये हो गई है। तभी यहाँ पर तामा पोची आती हैं, वो उसके पास एक मरी हुई आंट लेकर आई थी, जिसे देख कर इचिरो यहाँ पर सतर्क हो जाता है। वो जब अपने मैप में चेक करता है तो उसके आसपास काफी सारे दुश्मन हो जाते हैं, इसलिए वो सभी से कहता है कि तैयार हो जाओ। इतनी ही देर में उस टाउन की वार्निंग बेल बजने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद सिटी के अंदर काफी सारी एंट आने लगती है, जिसे देख के इचिरो कहता है कि ये है काफी सारी पर इनका लेवल काफी ज्यादा कम है।
उसी के साथ कुछ एंट तो अचानक टाउन के अंदर आते ही नीचे गिरने लगती है, जिस पर अरीसा कहती है लगता है ये मेरे बैरियर मैजिक का कमाल है। तभी इचिरो यहाँ पर सभी को लड़ने के लिए तैयार करता है, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर एंट्स को मारने लगते हैं। तभी इचिरो यहाँ पर एक घर का दरवाजा देखता है जो टूटा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर एंट्स ने हमला किया था। जिसके बाद वो घर के अंदर चला जाता है और सभी एंट को खत्म कर देता है। पर इस वजह से यहाँ पर एंट का पॉइजन फैल गया था और ये घर किसी और का नहीं वही नाड़ी का है जो कुछ समय पहले उसे घर दिखा रही थी। तभी एक लड़की नाड़ी को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। दरअसल वो उसकी मैनेजर है और उसका लेवल 20 है। जिसके बाद इचिरो घर से बाहर निकलता है और देखता है कि सभी लोगों ने मिलकर उन सभी आंट को मार दिया। जिसके बाद हमें मोटेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी ने आज बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इचिरो ने उन सभी को अपनी तरफ से पार्टी दी थी। तभी वो नोटिस करता है कि लुलू की अभी भी काफी तबीयत खराब है। खाना खाने के बाद इचिरो उसके लिए दवा लेने के लिए निकल जाता है। तभी एक पंख उड़ते हुए उसके पास आता है, जहाँ पर वो देख के काफी हैरान था कि इतना अजीब है किस चीज का पंख है। उसी के साथ उसे अंधेरे में कुछ शैडो दिखाई देती हैं जो किसी को चोट पहुंचा रही थी। जहाँ पर बिना वक्त को जाया करे इचिरो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। बदले में वो शैडोज भी उसके ऊपर अटैक करती हैं, पर वो कुछ ही देर में उन सभी शैडो मॉन्स्टर को हरा देता है। जिसके बाद वो उसके पास जाता है जिसे वो शैडो परेशान कर रही थी। वो उससे कहता है कि तुम ठीक हो ना, जिस पर वो रेड कहता है कि तुम सच सच बताओ कि तुम हो कौन। जिस पर वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो तुम्हें बचाया है। जिस पर वो कहता है कि मैं शायद जिंदा ना बच पाऊं पर तुम प्लीज प्रिंसेस को बचा लो। जिसके बाद सीन कट होता है। वो ऑड जॉब के ऑफिस के बाहर खड़ा था, पर काफी रात हो गई थी तो सभी लोग सो गए थे, इसलिए कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। जिसके बाद वो अपने मैजिक से यहाँ पर एक की बनाता है। वो वहाँ का दरवाजा खोलकर उन दोनों को वहाँ पर आराम करने के लिए कहता है, बट उन दोनों के शोर के वजह से यहाँ पर मैनेजर और नाड़ी जाग जाते हैं और देखने के लिए आ जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जिस पर इचिरो से कहता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर ये देखो ये शायद तुम्हें जानता है। जब मैनेजर उसे देखती है तो पहचान लेती है कि ये रेड आर्मी का मार्क्स है और वो कहता है कि रेड हेड के अलावा मैंने यहाँ पर किसी और को भी बचाया है। पर मैनेजर उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो एक एल्फ थी, बिल्कुल मैनेजर की तरह। पर जब वो उसे ध्यान से देखती है तो वो समझ जाती है कि ये तो प्रिंसेस मिया है और वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसे बचाना ही होगा। तभी प्रिंसेस अपनी आंखों को खोलती है, वो इचिरो को देखती है और कहती है ये तो बहुत अच्छा है और फिर सो जाती है। जिसके बाद नाड़ी और इचिरो उसके लिए दवा लेने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है। जब वो आरिसा के पास पहुंचता है तो आज की घटना के बारे में उसे सब कुछ बताता है। जिसके बाद इचिरो लुलू को जगाता है और उसको कुछ दवाइयां देता है। जिसके बाद वो वापस ऑफिस में आ जाता है और नाड़ी से पूछता है कि अब मिया की तबीयत कैसी है। जिस पर वो कहती है कि वो ठीक है, बस थोड़ी सी थकान है। जिसके बाद इचिरो मिया का स्टेटस देखता है जो अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था। अब मिया भी नींद से जाग गई थी। जिसके बाद इचिरो उससे मिलने के लिए चला जाता है। जिसके बाद नाड़ी उसके लिए खाना लाने के लिए यहाँ से चली जाती है। तभी इचिरो मिया से पूछता है कि आखिर तुम स्पिरिट को कैसे देख सकती हो। जिस पर वो कहती है मुझे नहीं पता, पर वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मिया खाना खा लेती है और उसको यहाँ पर नींद आने लगती है। जिसके बाद इचिरो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन मिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि थोड़ी देर यहीं रुको। उसका मासूम चेहरा देखकर यहाँ पर इचिरो भी रुक जाता है। जिसके बाद वो वापस अपने घर जाता है जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पर इचिरो उन सभी को मिया के बारे में बताता है, जहाँ पर वो सभी लोग कहने लगते हैं कि मुझे भी उससे मिलना है। जिस पे इचिरो उनसे कहता है कि हाँ तुम उससे मिल सकती हो, पर ध्यान रखना वो एक प्रिंसेस है। जिसके बाद वो सभी लोग मिया के पास पहुंच जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर मिया ज्यादा नहीं बोलती तो उन सभी को वो अपना नाम बताती है और शांत हो जाती है। जिसके बाद आरिसा कहने लगती है कि अरे ये तो काफी सुंदर है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर बातचीत करने लगते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें इचिरो और नाड़ी को दिखाया जाता है, जहाँ पर नाड़ी उससे कहती है कि तुम एक मर्चेंट हो, फिर भी तुम्हारे पास एक कार्ड क्यों नहीं है। जिस पर वो कहता है कि कुछ समय पहले पत्थरों की बारिश हो गई थी, जिस वजह से मेरी कार्ड वहाँ पर बर्बाद हो गई थी। जिस पर नाड़ी कहती है कि कोई बात नहीं, पर मैं एक मर्चेंट को जानती हूँ जो रिटायर्ड होने वाला है, तो उसकी गाड़ी तुम्हारे काम आ सकती है। अगर तुम चाहो तो उसकी कार्ड खरीद सकते हो। जिसके बाद वो अपनी इन्वेंटरी को खोलता है और कुछ गोल्ड कॉइन एक बैग में भर के उसे दे देता है।
जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिरो की कार्ड आ गई थी। तभी नाड़ी वहाँ पर आती है, वो उसे कुछ पेपर देके उसे उस कार्ड का ऑफिशियल ओनर बना देती है। जिसके बाद इचिरो नाड़ी से पूछता है कि आखिर मिया का घर है कहाँ पर, जहाँ पर वो बताती है कि तुम्हें साउथ की तरफ जाना है और वहाँ पर तुम्हें एक एल्फ विलेज मिलेगा, वही है उसका घर। और फिर इचिरो लुलू से कहता है कि मुझे देखो कार्ड चलानी नहीं आती, तो फिर तुम्हें ही चलाना होगा, मैं कुछ ही टाइम में तुम्हें देखकर सीख जाऊंगा। जिसके बाद वो कुछ ही दूर तक जाती हैं जहाँ पर मौसम खराब होने लगता है, जिसे देख कर इचिरो कहता है कि अब मुझे चलाने दो, क्योंकि इचिरो ने अपनी ड्राइविंग स्किल को मास्टर कर लिया था। उसी के साथ उसको काफी सारे टाइटल मिलते हैं। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हैं। जिसके बाद इचिरो विलेज पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि मिया उसका काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। उसी के साथ मिया उससे ये भी कहती है कि अब मेरी तबीयत बहुत ही अच्छी है, मैंने अपने आप को एक मैजिक पोशन से ठीक कर लिया। तभी वो इचिरो से कहती है कि मुझे तामा पोची ने बताया कि हनी बंस काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे भी वही खाना है। तभी उसे फिर से महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। जिसके बाद वो अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसको एक उल्लू दिखता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये मेरा पीछा कर रहा है। जिसके बाद वो मैनेजर से मिलने के लिए वहां पर चला जाता है। तभी इचिरो उस रेड कमांडर से पूछता है कि आखिर मिया के साथ क्या हुआ था, जहां पर वो रेड बताता है कि मिया को कुछ लोगों ने किडनैप किया, जिसके बाद उन्होंने एक अंधेरी जगह पे उसे बंद कर दिया था, पर पता नहीं कैसे वो वहां से बाहर निकल आई। फिर उसने कहानी अपनी रेड मार्क्स को बताई और फिर हम सभी ने उसकी मदद की। तभी उन लोगों को नीचे से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिस वजह से मैनेजर वहां पर देखने के लिए जाने लगती है। लेकिन इचिरो जब अपने मैप में देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद इचिरो बच्चों के पास जाता है क्योंकि बाहर का मौसम खराब था। जिसके बाद वो यहाँ पर बच्चों को कहानियां सुनाने लगता है। तभी वहाँ पर मिया आती है, वो सभी को एक कहानी सुनाने वाली थी, जहाँ पर कहानी थंडर स्ट्राइक और ड्रैगन के बारे में थी। तभी इचिरो तामा को देखता है, जो किसी चीज को देखकर डर रही थी और उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रही थी। जब वो भी उस तरफ देखता है तो उसे वही आउल दिखता है और फिर तभी अचानक वो आउल एक विजार्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर इचिरो को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बड़े ध्यान से उसको देख रहा था। अब उस विजार्ड को देखकर यहाँ पर सभी लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो लोग विजार्ड के ऊपर हमला कर पाते इससे पहले विजार्ड उन सभी को फ्रीज कर देता है। बट इचिरो उसके मैजिक से बहुत ही जल्दी बाहर निकल जाता है, जिस पर वो डीमन कहता है कि तुम काफी ताकतवर लग रहे हो, तुम मेरे हमले से काफी आसानी से बाहर निकल आए। तभी इचिरो उसके प्रोफाइल को चेक करता है ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो एक अनडेड किंग है, पर सिर्फ 41 लेवल का। और फिर उसी के साथ वो अनडेड उसे ये भी कहता है कि मैं मिया को अपने साथ यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। जिस पर इचिरो कहता है कि अगर तुम मिया को अपने साथ ले जाना चाहता है तो फिर कोशिश करके देख ले। ये बात सुनकर अनडेड को यहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शैडो की मदद से यहाँ पर इचिरो को उल्टा लटका देता है। और फिर अचानक इचिरो यहाँ पर उसकी पकड़ से बहुत ही आसानी से आजाद हो जाता है, जिस वजह से अरीसा को भी यहाँ पर टाइम मिल जाता है अपना अटैक को फुल चार्ज करने के लिए। जिसके बाद अरीसा अनडेड के ऊपर अपना अटैक छोड़ देती है, जिस वजह से यहाँ पर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग खुश हो जाते हैं, जब वहाँ से चमक हटती है, तब हमें दिखता है कि उस अनडेड किंग को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। वो उसके इतने पावरफुल अटैक को बहुत ही आसानी से सरवाइव कर गया। तभी वो अनडेड किंग यहाँ पर मिया को पकड़ता है और एक पोर्टल में डालने लगता है और कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरे यहाँ पर काफी समय बर्बाद हो गया। और यहाँ से जाते जाते वो सभी को धमकी देता है, अगर तुम्हें मिया को बचाना है तो क्रीडल पे आ जाना। इतना कहने के बाद वो भी यहाँ से चला जाता है। उसी के साथ इचिरो सभी से कहता है कि तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं मिया को बचा कर आता हूँ। इतना कहने के बाद वो एक पोर्टल में कूद जाता है, जहाँ पर वो एक ऐसी जगह पे पहुँचता है जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। जिसके बाद वो अपना मैप खोलता है, पर उसका मैप यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था। यहाँ पर कुछ देर बाद वो अचानक किसी दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर जाता है और वो अपने सामने अनडेड किंग को देखता है, जहाँ पर अनडेड किंग काफी घबरा जाता है और उससे कहता है कि ये तो असंभव है, आखिर तुम इस जगह पे कैसे आ गए। जिस पर इचिरो कहता है कि मेरे पास एक एम्बलेट है, जिस वजह से तुम्हारा मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तभी इचिरो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर यहाँ पर वो अनडेड किंग उसको वापस से क्रीडल के स्टार्ट में भेज देता है। वो कहता है कि कोई भी यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं आ सकता, शायद इसने चीटिंग की है, इस वजह से उसने क्रीडल के स्टार्ट में उसे भेज दिया था। जब वो वापस से स्टार्टिंग में पहुंचता है, जहाँ पर वो सोचता है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मिया को बचाना ही होगा। और वो हमें ये भी बताता है कि ये काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 200 से ज्यादा फ्लोर्स हैं। जिसके बाद इचिरो क्रीडल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसका सामना बहुत सारे मॉन्स्टरों से होता है। वो उनसे लड़ता है और
और आगे बढ़ता रहता है। चलते चलते वो एक ड्राइड के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो ड्राइड उससे एमपी मांगने लगती है क्योंकि वो उसके साथ फाइट नहीं कर सकती। उसके पास सिर्फ टेलीपोर्ट की पावर है, जहां पर इचिरो ने उसे काफी सारा मैजिक दे दिया था। जहां पर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कहां पर जाना है, जिस पर इचिरो कहता है कि मुझे टॉप फ्लोर पे जाना है जहां पर बॉस है, जिस पर वो ड्राइड कहती है कि मैं वहां पर तुम्हें नहीं पहुंचा सकती, मेरी पावर की लिमिट सिर्फ 100 ही फ्लोर तक सीमित है, अगर तुम्हें उससे ऊपर भी जाना है तो तुम्हें फिर से मुझे ढूंढना होगा और माना को देना पड़ेगा। जिसके बाद वो लड़की इचिरो को 100 फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर देती है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक गार्डियन का फ्लोर था और वहां पर काफी ज्यादा गार्डियंस भी थे। उसी के साथ उन सभी की रक्षा करने के लिए एक बड़ा सा आयरन गोलेम था। तभी वो गार्डियंस लड़कियां वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर पहुंच गए हो तो इसका मतलब तुम काफी ताकतवर हो, पर यहाँ पर उसका सबसे बड़ा खतरा गोलेम था। तो वो गोलेम की कमजोरियां यहाँ पर ढूंढने लगता है। तभी इचिरो अपनी गन निकाल के उस गोलेम के सिर पर शूट करता है, जिस वजह से वो गोलेम यहाँ पर हार जाता है। गोलेम के हार जाने के बाद वो गार्डियंस यहाँ पर प्लान बनाने लगते हैं इचिरो को हराने का। जिसके बाद यहाँ से 3 लड़कियों में से 2 लड़की यहाँ से भाग जाती हैं, पर यहाँ पर तीसरी लड़की इचिरो के साथ फाइट करती है, पर इचिरो एक ही झटके में उसको यहाँ पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो उसको बेड पर लेटा देता है और उसके रूम को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी उसको नजर जाती है कि यहाँ पर भी एक ड्राइड होगा। जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते उसको एक ड्राइड मिल भी जाती है, पर वो यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर थी। जिसके बाद इचिरो से पानी पिलाता है और फिर वो थोड़ी देर में यहाँ पर वापस तंदुरुस्त हो जाती है। जिसके बाद वो ड्राइड उससे मैजिक पावर मांगने लगती है और इचिरो भी उसको मैजिक पावर दे देता है। जिसके बाद वो ड्राइड अब विश पूरी करने के लिए तैयार हो चुकी थी, जहां पर इचिरो उससे कहता है कि मुझे टॉप फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर दो, जहां पर वो ड्राइड उसे टॉप फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर देती है। थोड़ी समय बाद वापस इचिरो की मुलाकात उस अनडेड किंग से होती है, जहां पर वो अनडेड कहता है कि तुम कोई मर्चेंट नहीं हो, तुम एक लेजेंडरी वॉरियर हो। जिसके बाद वो किंग अपनी एक बहुत ही भयंकर स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे जीत जाओगे, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो ये स्वॉर्ड तुम्हारी हो जाएगी, पर उससे पहले तुम्हें यहाँ पर काफी सारे लोगों से लड़ना होगा और हो सकता है कि वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अनडेड किंग के कहने के बाद यहाँ पर काफी सारे गार्डियंस और काफी सारे गोलेम भी आ जाते हैं, पर जब इचिरो उनकी पावर लेवल को चेक करता है तो वो काफी ज्यादा कम होती है। जिसके बाद वो भी उन सभी गोलेम से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। जिसके बाद वो अपनी फाइटिंग स्किल को मैक्स करता है और सीधा उस गोलेम के ऊपर अटैक कर देता है। उसी के साथ उसे उन सभी के साथ फाइट करने में अपने ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे थे। और फिर कुछ ही देर बाद यहाँ पर इचिरो सभी को हरा देता है। उनमें से सिर्फ एक लड़की को होश था, जहाँ पर इचिरो एक ही पंच में उसको भी सुला देता है, पर सोते सोते वो कहती है प्लीज मेरी मास्टर की आखिरी विश पूरी कर देना। जिसके बाद वो इस स्टेज को क्लियर कर लेता है और अनडेड किंग के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो अनडेड किंग काफी शॉक होता है और रिवॉर्ड के रूप में उसे स्वॉर्ड देता है। उसी के साथ वो हंसती हुई कहता है कि मैं काफी लंबे समय से किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो मुझे मार सके। तभी अनडेड किंग उसे बताता है कि मैंने एक समय पे बहुत सारे लोगों को मारा था, वो सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि उन सभी ने मेरी मासूम फैमिली को मार दिया था, जिस वजह से भगवान ने उसे हमेशा के लिए श्राप दे दिया और वो एक अनडेड बन गया, इसलिए तुम मुझे मार डालो, मैं अब इस जिंदगी में नहीं रहना चाहता। जिसके बाद इचिरो स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जो यहाँ पर काफी ग्लो कर रही थी। वो एक ही झटके में उस अनडेड किंग को यहाँ पर खत्म कर देता है, पर वो मरते समय अनडेड यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो शायद अपनी फैमिली से वापस मिल पाएगा। अनडेड के मर जाने के बाद इचिरो को यहाँ पर एक टाइटल मिलता है, उसके साथ उसे एक रिंग भी मिलती है। तभी इचिरो को याद आता है कि किंग के मर जाने के बाद थोड़ी देर बाद ये जगह तबाह हो जाएगी। तभी वो यहाँ पर सभी को इकट्ठा करने लगता है ताकि वो सभी को एक साथ यहाँ से टेलीपोर्ट कर सके। तभी इचिरो को एक और लड़की के बारे में याद आता है जो नीचे बेहोश पड़ी हुई थी, अगर ये जगह तबाह होगी तो वो भी यहाँ पर दब के मर जाएगी। जिसके बाद इचिरो उसे लेने के लिए यहाँ से कूद जाता है। जब वो उस लड़की के पास पहुंचता है तो उसे अपने कंधों पे उठाता है और ड्राइड के पास जाता है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से टेलीपोर्ट कर सके। जिसके बाद वो लोग डील करते हैं और वो लड़की उन्हें नीचे ले जाती है। उसी के साथ वो लड़की उससे ये भी कहती है कि तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक सॉल्ट की वेव आ रही है। पर इचिरो उससे कहता है कि इस वेव से तुम्हें भी नुकसान पहुंच सकता है, पर वो लड़की कहती है कि जब तक यहाँ पर पेड़ है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद इचिरो यहाँ से बहुत ही स्पीड में भागने लगता है, पर सॉल्ट वेव भी उसके तरफ काफी स्पीड से आ रही थी। जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला करने लगता है ताकि उसको उस वेव से थोड़ा समय मिल पाए और वो यहाँ से बाहर निकल पाए। जिसके बाद इचिरो उस लड़की को लेकर एक सुरक्षित जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस वेव की वजह से क्रेडल गिरने लगा है।
तभी हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो सभी लोग मिलकर इचिरो का इंतजार कर रहे थे, पर फॉग होने के कारण वो उसको नहीं देख पा रहे थे। पर जब वो नजदीक आता है तो यहाँ पर आरिसा जब उसे देखती है तो यहाँ पर रोने लगती है और यहाँ पर बाकी के गार्डियंस भी अपने दोस्त को देखकर यहाँ पर काफी खुश थे। तभी वो लोग अपने मास्टर के बारे में उससे पूछते हैं, जहाँ पर इचिरो उन्हें एक रिंग देता है और कहता है कि तुम्हारे मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिस पर वो लोग अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और इचिरो से कहते हैं कि आज से आप ही हमारे मास्टर हो। उसी के साथ वो लड़कियां कहती हैं कि हमें बस एक काम है, क्योंकि ये रिंग हमारे पुराने मास्टर की वाइफ की है, इसलिए हमें उनके वाइफ की ग्रेव के पास इसे छोड़कर आना होगा। जिस पर इचिरो कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पर वो लोग यहाँ पर रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं, क्योंकि जो इसमें हारा वो यहाँ पर रुकेगा। जहाँ पर एक नाना नाम की लड़की हारती है इचिरो ने, जिसकी जान बचाई थी। जिसके बाद इचिरो अपने दोस्तों को लेकर टाउन की तरफ जाने लगता है। जब वो सभी लोग टाउन में पहुंचते हैं तभी ज़ैना इचिरो से मिलने के लिए आती है। ज़ैना यहाँ पर उसे देखकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तभी इचिरो ज़ैना से कहता है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मैं कुछ ही समय बाद यहाँ से जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मिया को उसके विलेज छोड़ने जाना है। ये सुनकर ज़ैना उदास हो जाती है, पर इचिरो कहता है कि तुम उदास मत हो, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें सुनाने के लिए मेरे पास काफी सारी कहानियां होंगी। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इचिरो मिया को लेकर उसके विलेज के लिए निकल गया था। तभी अचानक ज़ैना आ जाती है और वो इचिरो को बात करने के लिए रोक लेती है, जहां पर ज़ैना उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती थी, पर मेरा भी एक परिवार है, जब मेरा भाई फैमिली का हेड बन जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। दरअसल ज़ैना यहाँ पर उसको गुड बाय कहने के लिए आई थी। जिसके बाद इचिरो भी यहाँ से चला जाता है। सफर पे चलते चलते उन सभी को भूख लगाई थी, जहाँ पर वो एक जगह पे ब्रेक लेते हैं और खाना खाते हैं। पर यहाँ पर सभी का पेट भर जाता है, पर दूसरी तरफ लीजा सभी के लिए पैनकेक बना रही थी। तभी इचिरो उसके पास आता है और कहता है कि सभी का पेट भर गया, फिर भी तुम पैनकेक क्यों बना रही हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे लगता है कि आगे चल के हमें फिर से भूख लगेगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से ही सब कुछ बना लूं। जिस पर इचिरो कहता है कि तुम कह तो ठीक रही हो, पर हमारे पास इसे रखने के लिए जगह नहीं है। और तभी यहाँ पर आरिसा आती है। वो उन सभी को एक आइटम बॉक्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि तुम लोग चाहो तो इसमें खाना रख सकते हो। तभी इचिरो अपने इन्वेंटरी में आइटम बॉक्स को देखता है और उसके आइटम बॉक्स को देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि उसने अभी तक अपना स्टोरेज अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया। उसे नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकता है। तभी जाने से पहले इचिरो अपने घोड़े का प्रोफाइल को चेक करता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि घोड़े को अभी कुछ आराम की और जरूरत है। तभी उसको कुछ अजीब सी जगह दिखती है, जहाँ पर वो तामापोची से कहता है कि ये जगह कौन सी है, और वो उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों चाहो तो ये जगह थोड़ी देर के लिए घूम सकती हो। जैसे सुनकर वो दोनों यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उन दोनों के पीछे एरिसा भी चली जाती है और तभी इचिरो कहता है कि तुम लोग वहाँ पर खूब मजे करना, जब जाने का वक्त होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। तभी इचिरो एक जगह पे बैठ जाता है। इतनी देर में वहाँ पर एरिसा आती है और वो इचिरो से कहती है कि तुम जल्दी मेरे साथ चलो। जिसके बाद एरिसा उसे एक अजीब जगह पे ले जाती है, जिसे देख के इचिरो कहता है कि ये काफी अजीब है, मैंने ऐसी जगह कहीं ना कहीं तो देखी है। तभी इचिरो अपने एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक छोटी लड़की होती है और वो उसे जिंदगी के बारे में बता रही थी कि आखिर जिंदगी कितनी छोटी होती है और गॉड की जिंदगी कितनी ज्यादा होती है। तभी उसके पीछे से इचिरो आता है और वो उससे कहता है क्या रिकार्नेट रियल होता है या फिर ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तभी एरिसा उसे जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि इचिरो अपने ख्यालों में कहीं खो गया था। इचिरो यहाँ पर अपने होश में तो आ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसी लड़की के बारे में सोचता है कि आखिर वो कौन थी, क्योंकि वो उस लड़की से आज से पहले कभी भी नहीं मिला था। जिसके बाद इचिरो अपने पूरे होश में आ जाता है और अपनी पावर से इस जगह को जानने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि ये जगह एक ट्रैवल गेट है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि हम गेम में चीट करके कुछ लेवल स्किप कर देते हैं। तभी एरिसा उससे कहती है क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो। जिस पे इचिरो कहता है कि नहीं, मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद इचिरो मैजिक सीखने की कोशिश करने लगता है। उसी के साथ वो कुछ नए मैजिक बनाने की भी सोचता है, लेकिन उसको कुछ भी हाथ नहीं आता। तभी उसकी नज़र मैप पर जाती है और वो देखता है कि उसके आसपास कोई ऐसा है जिसको वो बहुत अच्छे से जानता है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये सभी तो रैटमैन है। जिसके बाद इचिरो रैटमैन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर सभी रैटमैन उसको शुक्रिया अदा करते हैं प्रिंसेस की जान बचाने के लिए। जिसके बाद वो रैटमैन कहते हैं कि हमें एक जरूरी काम है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। जिस पर इचिरो कहता है कि कोई बात नहीं,
हम लोग कल मिलते हैं। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिरो एक जगह पे बैठा था। तभी वो अपनी इन्वेंटरी को चेक करता है जहाँ पर वो सोचता है कि मेरी इन्वेंटरी ज़्यादा बेस्ट है या फिर आरिसा का आइटम बॉक्स। जिसके बाद वो बहुत सारी चीज़ों को निकालता और रखता है और अपने इनबॉक्स को चेक करने लगता है, जहाँ पर वो अपने आइटम बॉक्स के अंदर एक जलते हुए कागज को डालता है और थोड़ी देर बाद निकालता है, जहाँ पर उसकी आग अब बुझ जाती है। जिसे देखकर वो समझ जाता है कि मेरी इन्वेंटरी आरिसा के आइटम बॉक्स से बहुत अच्छी है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग फिर से अपने सफर पे निकल जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात फिर से उन रैटमैन से होती है। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर रैटमैन के ग्रेव पर आते हैं। वो रैटमैन जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी मिया की जान बचाने के लिए। जिसके बाद मिया उसके ग्रेव के पास जाती है और उसको शुक्रिया अदा कहती है। उसी के साथ मिया यहाँ पर प्रे भी करती है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। तभी उसके प्रेयर के वजह से यहाँ पर वो ट्री ग्लो करने लगता है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि एक इंसान एक औरत को परेशान कर रहा है। तभी इचिरो उसका चेहरा देखता है जहाँ पर लीसे उससे कहती है कि इससे तुम्हें संभल के रहना होगा क्योंकि ये बुरा आदमी है। क्योंकि मैं इससे एक बार सिटी में मिली थी जहाँ पर ये मेरे पैसे टैक्स के नाम पे छीनने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर थोड़ी देर बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद इचिरो उन लोगों के पास जाता है और उनको एक मैजिक पोशन देता है क्योंकि उन सभी की हालत काफी खराब थी और वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं। जिसके बाद वो दोनों उसे शुक्रिया अदा कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर उन सभी को दिखाया जाता है वो सभी यहाँ पर आराम करने के लिए रुके थे। तभी यहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, पर यहाँ पर आरिसा और इचिरो मैजिक पोशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी समय बाद इचिरो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पोशन बनाता है जिससे इंसान की हेल्थ बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाए। जिसके बाद वो एक वायल उठाता है ताकि वो उस पोशन को उसमें स्टोर कर सके। तभी वो उसके नीचे देखता है तो वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बना होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसका आइटम अब खत्म होने वाला है। जिसके बाद वो अपनी आसपास की सिटी को ढूंढने लगता है। तभी मैप में उसे एक नौकी नाम की सिटी मिलती है। कुछ समय बाद वो लोग नौकी सिटी पहुंच जाते हैं। तभी वो लीसे के साथ एक शॉप पर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है जो बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग रहा था। जिसके बाद वो लोग शॉप के अंदर जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। जिसके बाद इचिरो अपने सभी आइटम का नाम बता देता है कि उसको क्या क्या चाहिए। जिस पर वो लेडी कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें ये सभी सामान दे देती पर तुमसे पहले जो इंसान आया था वो सभी आइटम को लेकर चला गया। जिसके बाद इचिरो शॉप से बाहर निकलता है और लीसे से कहता है कि तुम यहाँ से अभी जा सकती हो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिरो अपनी जेब से कुछ निकालता है जो कुछ मैजिक स्क्रॉल थे जो उसने उस शॉप से बाय किए थे। जिसके बाद वो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैजिक सीखने लगता है। जिसके बाद वो यहाँ पर घूमने लगता है ताकि अपने मैप को अच्छे से अनब्लॉक कर सके। तभी वो चलते चलते एक बाउंड्री को क्रॉस कर लेता है और तभी उसको मैप में पता चलता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तभी अचानक वो सभी लोग इचिरो के ऊपर हमला करने लगते हैं। वो उसके हमले से बचता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते और उसके ऊपर लगातार हमले करते रहते हैं। तभी इचिरो को उन सभी लोगों के साथ एक लड़की दिखाई देती है जहाँ पर इचिरो उनसे कहता है कि देखो मेरे ऊपर हमला मत करो, मुझे तुम लोगों से नहीं लड़ना। लेकिन वो लड़की इचिरो की बात नहीं सुनती और उसके ऊपर लगातार हमले करती रहती है और वो कहती है कि मेरा मैजिक तुम्हारे ऊपर असर क्यों नहीं कर रहा। जहाँ पर उस लड़की को लगने लगता है कि वो अब उससे हार जाएगी। जिसके बाद वो अपने मास्टर को यहाँ पर बुलाती है। वो एक विच होती है। वो इचिरो से बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करती है और अपना नाम बताती है। वो सब उसने इसलिए किया था क्योंकि इचिरो के पास एक बहुत ही काम की चीज है। जिसके बाद विच इचिरो को एक जगह पे ले जाती है और वहाँ पर उससे कहती है कि मुझे माफ करना, हम लोगों ने आपको बिना ही जाने आपके ऊपर हमला करना चालू कर दिया। जिस पर इचिरो से कहता है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर घूमने के लिए आया था। फिर उन दोनों की बात हो जाती है जहाँ पर वो विच अपने स्टूडेंट से कहती है क्या तुमने वो पोशन बना लिया। तभी इचिरो उस विच से पूछता है कि आखिर आप इतने सारा पोशन का क्या करोगे। जिस पर वो विच कहती है कि हम इसे सीसी में भर के बेचते हैं। जिसके बाद विच के साथ इचिरो वहाँ से बाहर निकलता है और विच उसके लिए रास्ता बना देती है ताकि वो उस जंगल से आसानी से बाहर निकल पाए।
जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर इचिरो एक जगह पे बैठकर कॉफी पी रहा था, जहाँ पर उसकी नज़र दो लोगों के ऊपर जाती है जहाँ पर वो आपस में झगड़ रहे थे। तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका इचिरो काफी टाइम से वेट कर रहा था, जहाँ पर इचिरो काम के बारे में उससे पूछता है, जहाँ पर वो कहता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं है, अगर तुम्हें वॉइस बनाना सीखना है तो तुम मेरे यहाँ पर सीख सकते हो। जिसके बाद फिर से इचिरो उन दोनों को देखने लगता है, वो जितना भी उनको देखता है उसको वो लोग उतने ही अजीब लगते हैं। तभी कुछ देर में यहाँ पर मिया, नाना और एरिसा आ जाते हैं, जिसके बाद वो इचिरो को अपने साथ ले जाते हैं। तभी वो मैप में नोटिस करता है जहाँ पर कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे, पर वो कुछ ही देर में समझ जाता है कि वो सभी लोग विच के स्टूडेंट हैं। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर हमें ईना यानी कि उस विच के स्टूडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। तभी वहाँ पर इचिरो आ जाता है और वो ईने से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इन सबको संभाल लूंगा। पर ईना थोड़ी दूर जाती है जहाँ पर उसकी एक टक्कर हो जाती है, जिस वजह से उसका पूरा कार्ट तबाह हो जाता है, जिस वजह से उसके काफी सारे पोषण यहाँ पर खराब हो जाते हैं क्योंकि वो टूट गए थे। ये देखने के बाद ईने यहाँ पर रोने लगती है क्योंकि उन्हें बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर इचिरो एक बिजनेसमैन के पास जाता है जहाँ पर वो हमेशा ईने के पोषण खरीदता है, पर उस आदमी को अर्जेंट पोषण चाहिए थे। जिस पर इचिरो से कहता है कि हमें माफ करना, हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से काफी सारे पोषण खराब हो गए, इस बार हम आपको सारे पोषण डिलीवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो आदमी इचिरो की बात बिल्कुल भी नहीं मानता और वो काफी गुस्से में उससे बात भी करता है। तभी इचिरो की नजर उसके पीछे खड़े हुए इंसान के ऊपर जाती है। तभी उसे याद आता है कि ये तो वही बुरा इंसान है जो कुछ लोगों को परेशान कर रहा था। तभी वो आदमी कहता है कि हमारे बीच एक समझौता हुआ था, अगर तुम लोग उसको डिलीवर नहीं कर पाओगे तो हम ये समझौता कैंसिल करते हैं। अगर तुम लोग शाम होने से पहले 300 पोषण लेके आओगे तो ये डील कहीं नहीं जाएगी और हमारा ट्रस्ट तुम्हारे ऊपर और बढ़ेगा। अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो हमें ये डील तोड़नी होगी। पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर इचिरो को सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाता है। उसे याद आता है कि कैफे के अंदर ये दोनों ही थे जो आपस में झगड़ रहे थे और किसी डील को कैंसिल करने की कह रहे थे। इसका मतलब ये सब इन्हीं का प्लान था। जिसके बाद इचिरो अपनी स्किल को और भी ज्यादा इम्प्रूव करता है और उन सभी से थोड़ी समय की डिमांड करता है ताकि वो सभी पोषण को कंप्लीट करके इन्हें दे पाए। वो आदमी उसकी बातें बड़ी ही ध्यान से सुन रहा था और सोचता है कि ये लड़का सारे पोषण को एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो आदमी एक नई डील का उसको एक सर्टिफिकेट दे देता है। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर इन्हें इचिरो से पूछ रही थी कि आखिर हम शाम तक इस डील को कंप्लीट कैसे करेंगे। अगर हम लोग खूब मेहनत करें तो पोषण तो बन जाएगा, पर उनको स्टोर करने के लिए हमें सीसी यानी कि वो वाइस चाहिए जो कि हमारे पास एक भी नहीं है। जिस पर इचिरो कहता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक तरीका है। जिसके बाद इचिरो उसी इंसान के पास जाता है जो उसे कल मिला था, पर वो आदमी उसे मना कर देता है और कहता है कि इतनी सारी बोतल बनाने में काफी टाइम लगता है, ये नामुमकिन है एक दिन में। और वो आदमी उसकी मदद करने से मना कर देता है। जिस पे इचिरो कहता है कि आपको नहीं मदद करनी है तो मत कीजिए, पर हमें आपका स्टोर एक दिन के लिए चाहिए ताकि हम वाइन्स बना पाएं। पर यहाँ पर वो आदमी बहुत ही अच्छी दिल का निकलता है, जहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत या फिर मेरे स्टोर की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। ये सुनकर इचिरो बहुत खुश होता है और उसे थैंक यू कहता है। जब वो लोग स्टोर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग वाइस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो सही से नहीं बन पा रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना यार। और तभी हमें इचिरो को दिखाया जाता है जिसने कुछ ही समय में यहाँ पर काफी सारे वाइस बना दिए थे, लेकिन उनको सूखने में काफी टाइम लगता है। जहां पर मिया अपने मैजिक पावर से उन्हें सुखा रही थी ताकि काम जल्दी से जल्दी हो जाए। जहां पर शाम तक उनका सभी काम खत्म हो जाता है और वो सब अब फ्री हो चुके थे। इतनी ही देर में यहाँ पर वो बुरे आदमी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने बिना परमिशन के यहाँ पर वाइस बनाई, जो कि ऐसा करना यहाँ पर इनलीगल है। जिस पर इचिरो उनसे कहता है कि देखो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर वाइस बनाना सीख रहे हैं। पर वो बुरा आदमी उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ पर चीज़ों को तोड़ने के लिए कह देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर अरीसा उन टुकड़ों को उठाती है और कहती है कि ये तो हमारे नहीं है। जिस पर इचिरो कहता है कि मुझे पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने उस वाइस को ऐसी जगह पर छुपा दिया था जहाँ पर कोई भी उसे ना ढूंढ पाए। जहाँ पर अरीसा कहती है कि आखिर ये कौन सी जगह है जहाँ पर तुमने ये सब छुपा दिया। तभी इचिरो अपनी इन्वेंटरी को खोलता है और सभी बोतल को बाहर निकालता है। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आदमी इचिरो से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुमने 300 बोतल कंप्लीट कर ली है क्या। जिसके बाद इचिरो उस आदमी के पास जाता है और उन्हें डिलीवरी रसीद दे देता है। ये सब देखकर वो काफी शॉक हो जाता है कि आखिर इस लड़के ने ये ऐसा कैसे कर दिया।
हमने तो इसकी सारी बोतलों को तोड़वा दिया था। फिर वो आदमी इचिरो को इग्नोर करने लगता है ताकि जल्द से जल्द शाम हो जाए और उसको साइन न करना पड़े और ये डील यहीं पर कैंसिल हो जाए। तभी इचिरो उसकी चाल को समझ जाता है और यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक दूसरा आदमी आ जाता है और वो आदमी कहता है कि रहने दो, वो आदमी बहुत घमंडी है, मैं तुम्हारे पेपर पर साइन कर देता हूँ। क्योंकि वो आदमी भी एक काउंट था और वो आदमी कहता है कि तुम्हारे वजह से किंगडम के लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और तुम काफ़ी बुरे इंसान भी हो। और वो काउंट कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से फटाफट निकल जाओ। पर वो आदमी उसकी भी बात ध्यान से नहीं सुन रहा था, जिसके बाद काउंट अपनी तलवार को बाहर निकालने लगता है। इतने में ही इचिरो उन दोनों आदमी को बहुत ही अच्छी तरह से सबक सिखा देता है। इचिरो उन दोनों को इतना मारता है कि मारते मारते उनको बेहोश कर देता है, जिस पर काउंट कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो मेरा काम है। जिस पर इचिरो कहता है कि आपके आसपास बच्चे हैं तो आप स्वेट से इनको सबक नहीं सिखा सकते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर इचिरो वापस अपनी टीम के साथ सफर पर निकल जाता है। जिसके बाद हमें ज़ेना को दिखाया जाता है जहां पर उसके पास एक लेटर आया हुआ था जो इचिरो ने भेजा था, जहां पर उसने अपनी जर्नी के बारे में ज़ेना को बताया था कि आखिर वो कैसी चल रही है। तो फिर आज की कहानी इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे मुझे जो खुशी मिलती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो फिर कर लो यार।